प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसकी भूमिका है। भारत में प्राचीन काल से ही सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली थी। शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, वैदक एवं रसायन शास्त्र एवं विविध शास्त्रों की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा शास्त्री के रूप में अनेक विचारक एवं विद्वान हुए, जिन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया है। अब मैं बात करना चाहूंगी प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में। भारत में पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, प्राचीन उत्तरार्ध एवं बौद्ध युग में शिक्षा का स्वरूप उन्नत था। इस समय विद्यार्थियों को गुरुओं द्वारा विभिन्न विषयों में पारंगत किया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में हमें निम्नानुसार शिक्षा प्रणाली का वर्णन प्राप्त होता है। क है पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक एवं प्राचीन उत्तरार्ध काल में शिक्षा प्रणाली। ख है बौद्ध युग में शिक्षा प्रणाली। अब हम बात करना चाहेंगे क पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक एवं प्राचीन उत्तरार्ध काल में शिक्षा प्रणाली के संबंध में। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की अवधि को माना जाता है। इस समय में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। भारतीय इतिहास में कांस्य से युग के अंत और लोह युग के आरंभ में वैदिक काल का प्रादुर्भाव माना जाता है। इसके बाद प्राचीन उत्तरार्ध का समय रहा। इस संपूर्ण काल में शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से थी। प्रथम है वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। वैदिक काल में वेदों की शिक्षाओं का प्रभाव विस्तारित था। द्वितीय है इस काल में गुरुकुल अर्थात कि गुरु के आश्रम में रहकर शिष्य विद्या ग्रहण करते थे। तृतीय है प्राह 5 वर्ष की अवस्था में विद्या को ग्रहण करने का आरंभिक समय माना जाता था। प्रारंभ में मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। चतुर्थ है उपनयन संस्कार होता था, जिसमें पूजा पाठ के उपरांत शिष्य गृह त्याग कर गुरुकुल में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पांचवा है गुरु शिष्य के मध्य मधुर संबंध थे। शिष्य अपने गुरु को देवता तुल्य समझते थे। गुरु निस्वार्थ भावना से शिष्य को शिक्षा देते थे। छठवां है वैदिक युग में छात्रों को दीक्षा देने वाला अध्यापक श्रोत्रिय कहलाता था। सातवां है आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रथम आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर विद्यार्थी सत्य, तप और नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। आठवां है अथर्ववेद में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजत बिभर्ति तस्मिन् देवा अधि विश्व निषेधुः। उपर्युक्त श्लोक का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म ज्ञान को धारण करता था और उसमें सभी देवता अधिवास करते थे। नौवां है मनु स्मृति में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेच्छो च मादितः आचारमग्नि कार्य च संध्योपासन मेव च। मनु के
इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि शौच, पवित्रता, आचार, स्नान क्रिया और संध्योपासन ब्रह्मचारी विद्यार्थी के चरित्र के आधार तत्व थे, जिससे उसके चरित्र का उत्थान होता था। 10वां है, शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए कहते थे कि सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, वेद पढ़ते रहना, गृहस्थ बनना। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण से स्पष्ट होता है कि पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक एवं प्राचीन उत्तरार्ध काल में शिष्य को गुरु द्वारा गुरुकुल में विभिन्न विषयों की शिक्षा सुव्यवस्थित तरीके से दी जाती थी। अब हम बात करेंगे ख, बौद्ध दर्शन में शिक्षा प्रणाली। प्रथम है, बौद्ध दर्शन में भारत में शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक हुआ। द्वितीय है, बौद्ध मठ और विहार ब्राह्मणों के गुरुकुल के आधार पर विकसित होने लगे, जो कालांतर में बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र बन गए। तृतीय है, बौद्ध युगीन शिक्षा के केंद्रों में अनुशासन और नियम हिंदू शिक्षण व्यवस्था के अनुसार ही थे। चतुर्थ है, बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि नगरों के मठ एवं विहार थे। 5वां है, प्रसिद्ध विहारों में श्रावस्ती का जेतवन, कपिलवस्तु का निग्रोधाराम, वैशाली का आम्रवन और कूटागार शाला, राजगृह का वेणुवन, यष्टिवन और सीतवन था। 6वां है, विहारों के अलावा अनेक संघारामों का भी विकास हुआ। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन और मनन हुआ करता था। 7वां है, बौद्ध धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों की शिक्षा हेतु प्राचीन काल के उत्तरार्ध में विभिन्न विद्यालयों की भी स्थापना हुई। इन विश्वविद्यालयों में नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। यहाँ उपर्युक्त शिक्षा केंद्रों में चीन, जापान और अन्य पूर्वी देशों से विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए भारत आते थे। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध दर्शन एवं प्राचीन काल के उत्तरार्ध में शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उपनयन संस्कार के उपरांत गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करना होता था। विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। धन्यवाद।